धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल एक खबर आपके सामने रखी थी जिसमें मैंने बताया कि एक मंत्री है मध्य प्रदेश की, संस्कृति मंत्री है, नाम है उषा ठाकुर। वो कहती हैं कि हाँ, हिंदू को लगातार होना चाहिए, क्योंकि आज वर्तमान समय में खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहां से मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ। क्या सवाल पैदा हुआ, वो आगे बढ़े। उसी के साथ मैंने खबर आपके सामने और रखी थी, जो खुद को साध्वी कहती है। हम साध्वी कहना नहीं चाहते उनको, क्योंकि साध्वी की भाषा ये हो नहीं सकती कि वो दूसरों के गए जाके भाई लॉटरी खेल ले। आप समझ गए होंगे मैं लॉटरी की खबर का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने लॉटरी खेलने की जो इजाजत दी है वो सही हो सकती है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि महिलाएं हमारे समाज का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। कहते हैं ना कि माँ ही सबसे पहली पाठशाला, यानी कि स्कूल मदरसा होती है बच्चे का। अब कोई माँ, मतलब ये हमारी माताएं तो हुई ना, और ये पढ़ी लिखी भी हैं। कहा जाता पढ़ी लिखी महिला होगी और पढ़ी लिखी माँ होगी तो अगली पीढ़ी, अगली नस्ल जो है पढ़ी लिखी और शिक्षित पैदा होगी। तो ये कैसी माताएं हैं जो ये कह रही हैं कि बच्चों को घर में हथियार रखना चाहिए? ये कैसी माताएं जो कह रही हैं लॉटरी खेलना चाहिए? तो सवाल पैदा होता है ना, तो मुझे लगा इस पे बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने के लिए हमने ढूंढ निकाला है शारदा दीक्षित जी को। वो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं, और आजकल टिकरी बॉर्डर पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है किसान आंदोलन का। पहले भी कई मुद्दों पे हमारे साथ जुड़ चुकी है, फिर एक बार जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक शिक्षिका भी रही हैं, अभी वर्तमान समय में रिटायर्ड है। गरीब बच्चों को जो अपनी बस्ती के आसपास, मोहल्ले के आसपास रहते हैं, उनको पढ़ाने का भी वो काम करती हैं। तो उन्हीं से समझेंगे कि जो नई शिक्षा और पढ़ी लिखी महिलाएं दे रही हैं उनको कैसे देखा और समझा जा सकता है। आपने वो दोनों बयान सुने मैम? हाँ बिल्कुल सुने अकरम भाई, और बहुत ही दुख हुआ सुन के। मैं आपसे एक माँ के नजरिए से इन चीजों को समझना चाहता हूँ कि महिला का एक बहुत बड़ा रूप माँ का है। क्या कोई माँ ये चाहेगी कि बच्चे घर में हथियार रखें, लॉटरी खेलने जाएं, जुआ खेलने जाएं, सट्टा खेलने जाएं और उसको अच्छा बताए? देखिए, कोई भी समझदार माँ और जिस माँ ने इंसानियत सीखी होगी, वो माँ कभी भी ऐसी बात नहीं कह सकती, क्योंकि इंसानियत ये सिखाती नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए हथियार लें। क्योंकि अगर ये अपने आप को हिंदुत्व के दावेदार कहते हैं, ये हिंदुत्व को शर्मिंदा करते हैं। हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में हथियार रखना, किसी को मारना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। ये किस आधार पर इस तरह की बात कह रही हैं, और वो भी एक मतलब जिम्मेदारी और ऐसे संगठन के नाम पर कह रही हैं, ऐसे सरकार के नाम पर कह रही हैं जो ये दावा करता है कि हिंदुत्व बहुत ही प्यार प्रेम भाईचारे का धर्म है, और बदनाम करते हैं ये दूसरे धर्मों को। ये तालिबान के लिए या दूसरे धर्मों के लिए जो जहर फैलाते हैं कि वो लोग तो मारकाट में विश्वास रखते हैं, वो तो मीट खाने वाले लोग हैं, वो तो इस तरह से इंसानियत का कत्ल करने वाले लोग हैं। अरे तुमसे ज्यादा गिरा हुआ और कत्ल करने वाला बयान देने वाले लोगों को क्या कहेंगे हम? तुम इतने घटिया स्तर पर चले जाओगे कि भारत की प्रतिष्ठा तो छोड़िए और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा छोड़िए, महिलाओं की प्रतिष्ठा को, महिलाओं के संवेदनशील व्यवहार को, जो भावनाएं होती हैं एक महिलाओं से, ये उम्मीद की जाती है कि वो प्यार प्रेम और स्नेह का सागर होती हैं, वो इस तरह की जहरीली वाणी बोले तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि हर व्यक्ति एक सिस्टम का प्रोडक्ट होता है। अब मैं जो बोल रही हूँ, ये मैं एक सिस्टम के तहत जो मैंने सीखा, जो मेरे माता पिता ने सिखाया, जो जिस संस्था से मैं जुड़ी, जिस तरह की शिक्षा मैंने पाई, वो आज मैं बोल रही हूँ। अकरम भाई, आप भी जिस तरह से परिवार में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, जिसने संस्कारों में आपको पालन पोषण हुआ, जिस समाज ने आपको रास्ता दिखाया, शिक्षा दी, आप वही शब्द आज बोल रहे हैं। तो ये जो बोल रही हैं उषा ठाकुर, ये बोल रही हैं उस भाषा को जो इनके संस्थानों ने सिखाए, वो जहर जो इनके अंदर कूट कूट कर भर दिया है, और जो जहर जो आज समाज को बर्बाद करने और टुकड़े टुकड़े करने, न केवल समाज को, जैसे कि ये कह रही हैं कि भगवाकरण ही समाज विश्व का आज एकमात्र ये रह गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान आपस में हथियारों से एक दूसरे को मार काट के खत्म हो जाए। घर में हथियार रखने का मतलब क्या है? हथियार कोई ऐसा टॉय है क्या, खिलौना है क्या, कि जिसके बिना घर में खाना नहीं बनेगा या जिसके बिना बच्चे खेलेंगे नहीं? हथियार मतलब कोई ये तो कह सकता है कि हर घर में किताबें होनी चाहिए,
हर घर में अच्छे संसाधन होने चाहिए, हर घर में प्यार प्रेम का वातावरण होना चाहिए, हर घर में हथियार होना चाहिए। ये तो तालिबानी भाषा हो गई। ये तो वो आईएसआई और तालिबान और जिनको ये बदनाम है, तो ये विश्व स्तर पर साजिश का एक षड्यंत्र है, और जो प्रमोट किया जा रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, तो ये उसका ही शिकार है, और ये तो उससे भी नीचे की बात कर रहे हैं। जी तो आपने क्या बहुत कहेंगे सारी हम कहेंगे कि आपने बहुत सारी चीजों को एक साथ समेटा, इसलिए मैंने बीच में आपको नहीं टोका, लेकिन मैं बारी बारी से चीजों को समझना चाहता हूँ। उषा ठाकुर हाँ संस्कृति मंत्री हैं, तो ऐसी महिला जो इस तरीके की भाषा बोल रही हो कि घर में हथियार रखिए, अगर वो कहती कि घर में जो पढ़ा लिखा आज व्यक्ति बेरोजगार है, जो बच्चा आज मेरा बेरोजगार है, मैं उस माँ की पीड़ा को समझ सकती हूँ, हमें उस बच्चे को रोजगार देना है ताकि वो अपनी माँ का अपने घर का एक अच्छे से ख्याल रख सके, कि बेहतर घर स्थापित कर सके, तो लगता कि हाँ, इस संस्कृति की भाषा बोल रही है। लेकिन ये कौन सी संस्कृति की भाषा बोल रही है, और क्या इनको संस्कृति मंत्री रहना चाहिए अब इस पोजीशन में? देखिए, जिस संस्कृति से ये बिलोंग करती हैं, अपने आप में ये खुलकर बता रही हैं कि मेरी संस्कृति, या जिस पार्टी से ये संबंध रखती हैं, या जिस संगठन से ये संबंध रखती हैं, जहां से ये सीख कर आई हैं, वो ये बोल रही है। और ये देखिए, कोई भी आप जैसा वातावरण होगा वैसा ही बच्चा बनता है, वैसे ही महिला शब्द बोलेंगी। तो इन्होंने वही सीखा है, वही ये समाज को दे रहे हैं, वही ये हमारे युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे कि हथियारों की होड़ और हथियारों को लेकर आपस में जो जहर भरेंगे पहले दिमागों में, फिर हथियार दे देंगे हाथ में और मारेंगे एक दूसरे को। लेकिन क्योंकि वो मंत्री हैं, तो उसी क्रम में मैं अपना एक सवाल आगे बढ़ाना चाहता हूं आपके सामने। वो बेहतर होता कि ये बोलती कि हमारी सरकार ने एक बेहतर कानून व्यवस्था बना दी है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, आप बेखौफ होकर अपने काम धंधे, अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। वो तो लोगों में डर पैदा कर रही है कि वर्तमान समय में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो खतरा बढ़ रहा है, उससे हथियार रख लो। यानी कि वो पूरे पुलिस सिस्टम को, पूरे जुडिशियल सिस्टम को, अपनी ही सरकार को एक तरीके से नकार रही है। बिल्कुल, इनके सरकारें हैं ही कहाँ। ये तो इसी तरीके से लोगों में दहशत पैदा करके, लोगों को घरों में बंद करके, या लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ा मारा के ऐसी संस्कृति को पैदा कर रहे हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन हो जाए। एक संस्कृति होती है, मतलब संस्कृति के नाम पर ये धब्बा है, और संस्कृति मंत्री है, तो ये तो एक आतंकवादी भाषा बोल रही है। ये तो एक वो भाषा बोल रही है जो तालिबान भाषा बोल रहा है, या जो एक तरह से जिसको पूरे विश्व में खतरनाक माना जाता है कि भाई ISIS है या फलाना है ठिकाना है, तो वो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, जैसा कि मीडिया दिखाता है। आई एम नॉट श्योर कि वो रियल में है कितना, वो हम नहीं जानते, बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया भी आज बिका हुआ है, अमेरिका का गुलाम है, और नेशनल मीडिया भी, जिसे आप बार बार कहते हैं गोदी मीडिया, और जो बिकाऊ मीडिया, और पता नहीं बहुत अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो मीडिया जिस तरह का रूप प्रस्तुत कर रहा है ISIS या तालिबान या और भी जैसे आतंकवादी संगठन है, वैसे ही संगठन ये भारत में खड़े करने का प्रयास अगर सालों से कर रहे हैं, तो उसी का परिणति है कि ये कह रहे हैं कि सब लोग अपने घरों में हथियार रखो। मतलब ये शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ। मैं वो शब्द आपके सामने दोहरा देता हूं, मैं उसको भोंपू मीडिया कहता हूं। और भोंपू मीडिया ने जो देश के अंदर पूरा एक सिलेबस चला रखा है पिछले 5-7 साल से, वो आप भी जानती हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर, क्योंकि चलिए वो तो संस्कृति मंत्री हैं, उनका वस्त्र ऐसा नहीं है जिसको लेके हम बात कर सकें, लेकिन जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है वो तो अपने आप को साध्वी कहती है। क्या आपने कभी देखा कोई साधु ये कहे कि जाके भाई लॉटरी खेल लो, अच्छा है लॉटरी खेलना? ये जो जितने भी गंदे और घटिया काम है, जो समाज में प्रतिबंधित हैं, जो कानूनी रूप से जुर्म है, वो इनकी संस्कृति में, इनके संगठनों में, इनकी पार्टियों में आज खुल्लम खुल्ला उनको सिखाया, पढ़ाया और बताया जा रहा है। क्योंकि ये शिक्षा नहीं दे सकते, ये रोजगार नहीं दे सकते, ये अच्छे संस्कार नहीं दे सकते, ये महंगाई कम नहीं कर सकते। ये एक काम कर सकते हैं कि नशेड़ी बनाएंगे और उनको जुआरी बनाएंगे और उनको मतलब क्रिमिनल बनाएंगे। अब हथियार हाथ में दे दिया और नशेड़ी बना दिया और जुए की लत लगा दी, लॉटरी खेलने को कानूनी बना दिया, तो वो आपने शोले का डायलॉग सुना होगा ना, जिसमें वो धर्मेंद्र जाके कहता है, मौसी ये तो थोड़ी बस पी लेता है, कभी कभी पीता कब है, जुए में जब हार जाता है। तो ये एक चेन है, चेन रिएक्शन है ये, कि जो जुआ
खेलेगा, वो हारेगा भी, फिर वो शराब भी पिएगा, फिर हाथ में हथियार होगा तो साथ वाले को मारेगा। तो कितनी कितनी इन्होंने दर्दनाक और कितनी शर्मनाक और कहिए कि कितनी भयंकर तस्वीर समाज की ये बनाने में लगे हुए हैं। तो आप मतलब उस हथियार का, जी आपको रोक रहा हूँ, उस हथियार का इस्तेमाल वो दूसरे को मारने में नहीं कर सकता, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि जितनी तमाम आत्महत्याएं हो रही हैं, घर के अंदर रखे हुए अवैध तमंचों से बच्चे, छोटे छोटे महिलाएं आत्महत्या कर ले रही हैं। ये उस परिवार के लिए भी खतरा है। उस हथियार का होना ही घर के अंदर जो है वो एक मुसीबत की वजह है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं हथियार होना क्यों चाहिए? आप ऐसा पुलिस सिस्टम बनाइए, आप ऐसा साफ सुथरा माहौल बनाइए कि क्यों कोई हथियार लेके और जाए। और आप मंत्री की पोजीशन पे बैठ के अगर हथियार और लॉटरी खेलने की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन मैं आपसे अब समझना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस परिवार की आप बात कर रही हैं कि जहां से लोग आते हैं, जो इनकी संस्कृति है आरएसएस की, क्या उसमें अपने आप को बड़ा दिखाने की इन लोगों के अंदर होड़ मच गई है? एक कह रही है हथियार रखो, दूसरी कह रही है लॉटरी खेलो। हाँ, ये तो होड़ तो है ही। इनको खुद भी ये पता है कि जो भाषा ये बोल रही है वो खराब है, खतरनाक है, लेकिन इन्हें अपने आकाओं की नजर में अपनी पोजीशन बनानी है और इनको ऊपर जाना है। तो ये इस तरह की भाषाएं बोलकर उनकी नजरों में अपने आप को सही सिद्ध करना चाह रही हैं। और जो जो इस तरह की भाषा बोलता है, अभी देखिए एक बंदा बोल रहा है, किसान आंदोलन की अगर बात लें तो एसडीएम बोल रहा है कि सर फोड़ दो, सर फोड़ दो, उनको जान से मार दो। वो ट्रेनिंग में तो उनको नहीं सिखाया गया, लेकिन ये उनके आका बोल रहे हैं, ये उनके आका बोल रहे हैं। इसी तरह इनके आका बोल रहे हैं कि भाई कहीं पे ये लिखे हुआ तो नहीं है, लेकिन तुम ऐसी भाषा बोलो जिससे कि समाज में जहर जाए, समाज पतन की ओर जाए और समाज में ये जो मारकाट मचे। और फिर तुम ये दोष जो है युवाओं पर ही डाल दो कि वो तो आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनको तो अब जैसे ये बात आपने बहुत सही कही। पीछे आपने गुड़गांव का एक केस देखा होगा, बच्चा अपने घर से पिस्तौल लेके गया और अपने साथियों को मारा। तो ये अमेरिका में भी रोज आप सुनते हैं न्यूज कि भाई स्कूल में जाके एक बच्चे ने धड़ाधड़ गोलियां मारी। तो ये हम तो एक ऐसे समाज निर्माण की, अकरम भाई आप और हम जैसे लोग एक ऐसे समाज निर्माण की मुहिम में शामिल हैं कि समाज में प्यार, प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व इस हद तक हो कि ना पुलिस की जरूरत पड़े, ना कचहरी की जरूरत पड़े, ना थाने हो, ना फौजें हो। ये पूरा विश्व इतना प्यार, प्रेम और स्नेह से रहे कि वो सब खत्म हो जाए। क्योंकि जब रोटी रोजी होगी, जब संस्कार अच्छे होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे आचरण होंगे, तो कहीं क्राइम होगा ही नहीं। ये उसके टोटली अपोजिट है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप समाज का जो खाका खींच रही हैं, वहीं से मेरे जहन में एक सवाल पैदा होता है इनके बयानों को लेकर, क्योंकि आप जमीनी सतह पर काम करती हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल समझना चाहता हूं। मैं आजकल स्टूडियो में कैद होकर रह गया हूँ, ज्यादा चीजें रीड नहीं कर पाता हूँ और जमीनी सतह पे जाने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, और आप एक महिला भी हैं, टीचर भी रही हैं, पता नहीं कितने हजारों बच्चे आपने पढ़ाए हैं और उनके माता पिता से भी आपका ताल्लुक रहा, और आज एक आंदोलन को भी आप लीड कर रही हैं, वहां पे भी वक्त बिताती है। इनके बयानों को लेकर समाज में किस तरीके की चीजें आप देखते हैं? लोग अच्छा बताते हैं, बुरा बताते हैं, क्या बताते हैं? देखिए, आज इनके बयानों को लेकर खुद इनके पार्टियों के या इनके साथ संबंध रखने वाले लोग भी शर्मिंदा हैं। क्योंकि एक समय होता था कि जब कभी बस में कोई डिस्कशन शुरू हो जाता या कहीं रास्ते चलते या कहीं चार लोग बैठे हैं, तो लोग जो है लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे कि अरे आप फलाने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, अरे हमारे वो मिनिस्टर तो बहुत अच्छे हैं, अरे हमारा तो ये। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि आंखें चुराकर लोग कन्नी काट लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये समाज समझ रहा है। बस दिक्कत ये है कि जैसे एक महापुरुष ने कहा है ना कि बुराई करने वाले गुनहगार नहीं है, बुरा करने वाले गुनहगार नहीं है, लेकिन अच्छाई चुप है, अच्छा सोचने वाले चुप हैं। इसीलिए बुराई को फलने फूलने का मौका मिले, हमें बोलने का। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है, और मुझे लगता है यहीं पे हमें अपनी बात को विराम देना चाहिए। आपने कहा कि जो अच्छाई वाले लोग हैं वो अपनी जबान को खामोश किए हुए हैं, इसलिए ये बुराई वाले लोग बेलगाम होकर कुछ भी अपने मुंह से बोल रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि गाजियाबाद के अंदर खुद को अपना महंत और साधु कहने वाला वो शख्स क्या बोल रहा है बीजेपी की महिलाओं के बारे में, कि टिकट पाने के लिए पहले एक नेता के पास जाती है, फिर दूसरे के पास जाती है, फिर तीसरे के पास जाती है। और उससे पहले बोल रहा था कि हिंदू घर से बाहर चला जाता है, और उसकी जो महिला घर पे अकेली रह जाती है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो वो इंतजार करती रहती है कि कब मुस्लिम कबाड़ी आएगा, कब मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन आएगा, कब मुस्लिम डिलीवरी बॉय आएगा। ये चरित्र उसने किया, लेकिन ना तो महिलाएं विरोध कर पाई, ना भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं जिनके बारे में ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया,
अब महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, वो भी विरोध नहीं कर पाई है। तो यहाँ आपका ये कहना बहुत सही है कि जो अच्छे लोग हैं उनका जबान बंद रखना ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है मौन रूप से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।